सॉरी, मेरा माइक जो है वो ऑफ था। नाउ मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। ओके, राइट। ठीक है जी, चैप्टर 2 है जिसके अंदर हम देखेंगे कि जनाब के बेसिक जो है वो डिमांड सप्लाई उसको जो है हम देख रहे होंगे। और इसको एक मिनट, ये आपको ये इसमें नज़र आ रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये साइड में एक येलो रंग का बॉक्स, चलें अब ख़त्म हो गया। ओके जी, 4 क्वेश्चन अबाउट द ट्रेड। देयर आर 4 बेसिक क्वेश्चन which actually international economics is dealing with that. Why do countries trade? आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? क्यों जो है क्या कहते हैं हम ये ट्रेड कर रहे होते हैं, ये किस लिए ट्रेड जो है वो करना ज़रूरी होता है? अगर इसके ना हो तो क्या हो जाएगा इसके लिए? तो उसका ज़ाहिर है कि डिफरेंट इसका आंसर होता है। व्हाट आर द बेसिस फॉर ट्रेड, स्पेशली द प्रोडक्ट एंड कमोडिटी एंड कंपोजिशन। इसमें जो है अभी हम जो बात करेंगे, अभी हम जितनी थ्योरीज की बात करेंगे वो सारी की सारी वो ट्रेड एंड गुड्स होंगी, गुड्स की ट्रेड या कमोडिटी ट्रेड की बात होगी सिर्फ उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच कंट्री व्हाट आर द ओवरऑल गेन्स। ठीक है, गेन या लॉस फ्रॉम ट्रेड के उनको लॉस होता है या उससे गेन होता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड ऑन ईच कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वी विल सी ओनली the two factors which are production and consumption. Okay, what is effect on their production and what is impact on their consumption habit or consumption pattern. What are the effects of trade on distribution of income within each country, winners and losers? तो जाहिर है कि जैसे इसके अंदर यही होगा कि जनाब की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होगी कंट्रीज़ के अंदर किस तरह से होगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो कुछ प्रोड्यूस करता है, ज़ाहिर है कि अगर एक चीज़ जो है वो 100 रुपए की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की है तो 100 रुपये जो आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने इंडिया को एक्सपोर्ट की है, तो ये 100 रुपये कौन पे कर रहा है? ये इंडियंस पे कर रहे हैं। यानी है किस तरह से कि प्रोडक्शन हमारी है लेकिन इसकी पेमेंट जो आ रही है कहाँ से आ रही है? वो इंडिया से आ रही है। तो और इसी तरह से जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, तो वही भी यही चीज़ है कि प्रोडक्शन तो वहाँ पर हुई है लेकिन उसकी प्राइस जो पे कर रहा है वो कौन पे कर रहा है? पाकिस्तान पे कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में किस तरह से ये फ़र्क आएगा। फिर दूसरी एक चीज़ और भी है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, स्पेशली मोनोपोली के अंदर एक टॉपिक होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, कि जो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोली का कि जनाब कि वो डिफरेंट मार्केट के अंदर जो है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, और अच्छा, अभी एक सवाल आ रहा है बीच में, सना सर्कुलर डेट्स कम अंडर विच हेड, ये जब आएगा तो फिर मैं इसका आखिर में जवाब दूंगा। आप लोग बीच में सिर्फ वो सवाल कीजिए जो बिल्कुल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड हो, राइट? अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है आखिर में इसको कर लीजिए, मैं इसका लास्ट में जवाब दूंगा। ठीक है, तो हमने जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा उसके अंदर कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, कि जनाब एक मार्केट के अंदर जो मोनोपोलिस्ट है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड शेड्यूल, राइट? तो ये होता है उसके ऊपर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये फिनोमिना जो है डिफरेंट का, वो जो है मोनोपोली के अंदर नहीं है, बल्कि ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी फिनोमिना है, और ये साथ साथ जो कंपटीशन है, जो परफेक्ट कंपटीशन है, इसका भी फिनोमिना है कि जब हम जो है मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट कर देंगे, एक मार्केट दूसरी मार्केट, एक जैसे एक डिमांड होता है, फर्म्स डिमांड है फर्म सप्लाई, इसी तरह से मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात हो रही होती है। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट की सप्लाई अगर डिफरेंट मार्केट में हो रही होती है तो वहाँ पर जो प्राइस डिटरमिन हो रही होती है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू हो रही होती है। सप्लाई का जो डिटर्मिनेंट है एक फर्म का, चाहे वो कहीं पर भी चले जाए, वो एक जैसा ही होगा। सिर्फ ये है कि जो ज़्यादा दूर की मार्केट होगी उसके अंदर एक ही जो है इम्पैक्ट आएगा, वो किसका होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को होगा। बाकी सारा का सारा जो है क्या कहते हैं कि वो प्रोडक्शन जो उसका है वो एक ही जैसा होगा, क्योंकि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा होगा कि किसी भी फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है वो उसका मार्जिनल
कॉस्ट का जो कर्व होता है वही सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का जाहिर बात है कर्व जो है वो हर जगह उसका तकरीबन एक जैसा ही होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसको हम फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं वो सिर्फ उसके अंदर ऐड हो रही होती है। लेकिन जो डिमांड जो स्ट्रक्चर होता है, जो डिमांड शेड्यूल होता है वो हर जगह डिफरेंट होता है, तो इस वजह से वो डिफरेंट प्राइस जो है वो वहाँ पर चार्ज किया जा रहा था। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसके ऊपर थोड़ा सा फ़र्क आता है। जो मुल्क जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट कम कर रहा होता है, ज़ाहिर है कि वहाँ पर उनका जो है वो इनकम जो है वो कुछ और होती है। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर और भी पढ़ा होगा आपने कि इंपोर्ट जो है वो इनकम का फंक्शन है कि जितनी ज़्यादा आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती चली जाएगी, इंपोर्ट डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है कि आप अपने इनकम का जो है वो ज़्यादा हिस्सा बाहर जो है भेज रहे होते हैं, जिस जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये एक है जो ट्रेड जो है वो बता रहा होता है इस प्रोग्राम इसके बारे में कि जनाब किस तरह से आप इसको देख रहे होते हैं। डिमांड, फिर उसके बाद आता है डिमांड, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। अब क्योंकि हमें डिमांड सप्लाई एनालिसिस देखना है, तो ये एक सिंपल सा है कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज टेस्ट, प्राइस एंड प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। अदर प्रोडक्ट्स मीन जो उसका क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, या चले क्लोज नहीं है फिर भी टू सम एक्सटेंड इसके सब्सटीट्यूट हैं, वो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है डिमांड और उसका इनकम के। जिसके जितने ज़्यादा जो है वो सब्सटीट्यूट मौजूद होते हैं उसकी डिमांड जो होती है उतनी ज़्यादा इलास्टिक होती है। डिमांड कर्व ये सब कुछ जो है क्या कहते हैं आप लोगों ने इससे पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, डिमांड कर्व shows the quantity that consumers will buy at each possible market price, other things equal, या other thing remain constant, shows the value that consumer place on units of the product because it indicates the highest price that some consumer is willing to pay for each unit। तो जाहिर है कि जो उसका नेगेटिव कर्व होगा ये जो है वो ये बता रहा होता है कि ज़ाहिर बात है कुछ लोग ऐसे हैं जो हायर प्राइस भी दे सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उससे वो जो है डिमांड बढ़ती चली जाएगी अगर उसको जो है प्राइस को नीचे लेके आते चले जाएंगे। तो फिर इस तरह से ये है कि लोगों कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो बढ़ता चला जाएगा। इसमें कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि गेन और लॉस को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, a change in one the other drivers of the quantity demand for a product is the price of other products income causes a shift in the demand curve। तो other things में यही चीज़ हो गई जो कि डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देती हैं। जो प्राइस है वो तो जाहिर बात है प्राइस along द कर्व जो मूवमेंट होगी वो सिर्फ जो आपका जो ग्राफ है उसके अंदर दो ही वेरिएबल्स होते हैं, और डिमांड के लिए क्वांटिटी डिमांड अमूमन जो है वो हॉरिजेंटल पे रखा जाता है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्राइस होते हैं। तो अगर जो है वो प्राइस की वजह से चेंजेस आ रही हैं तो शेड्यूल वही रहेगा, लेकिन चेंज जो जो मूवमेंट होगी वो अलोंग द कर्व होगी। लेकिन अगर उसके अलावा कोई चीज़ है, टेस्ट है और इसके अलावा सब्स्टिट्यूट की प्राइस है या इनकम है, उसकी वजह से अगर कोई अगर डिमांड चेंज होती है उसी प्राइस के ऊपर, तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये है कि डिमांड कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा। डिमांड रिस्पॉन्सिवनेस जाहिर बात है कि इलास्टिसिटी है, और ये इलास्टिसिटी आप लोग इसके बारे में सारे पढ़ चुके हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ये आप लोग उससे बड़े सिमिलर होंगे। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? Increase in the economic well-being of the consumer who are able to buy the product at market price lower than the highest price that they are willing and able to pay। कि मैं आपको उसके ऊपर, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, लेकिन जब भी ग्राफ का आएगा तो फिर मैं उसके ऊपर आपको डिफाइन कर दूंगा व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली जिस तरह से डिमांड का है सारा का सारा, सप्लाई भी जो है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल उसी तरह से ही है। सप्लाई कर्व जो होगा वो आपका क्या होगा? पॉजिटिवली स्लोप होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा होगा? एरिया over the supply curve under the price line will call producer surplus। फिर सप्लाई रिस्पॉन्सिवनेस, जिस तरह से डिमांड की जो है इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की भी इलास्टिसिटी होती है। तो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये कुछ थोड़ा सा ये पता नहीं क्यों ये किस तरह, कैन एनीवन गाइड मी कि हाउ ये जाता किस तरह से भाई? ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलें ओके जी, इसको इस तरह से मैं
डिमांड एंड सप्लाई फॉर द मोटर बाइक। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो हम चल रहे होंगे। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मोटर बाइक एंड दिस इज द मार्केट। देयर आर टू मार्केट्स। हम इसको जो हम ये जो हमारी जो एग्जाम्पल होगी हम इसमें देखेंगे, और इसके अंदर जो है वो दो मार्केट्स कौन सी, एक यूएस मार्केट है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्योंकि ज़ाहिर है कि हम इसको अभी थ्योरी को समझने के लिए कर रहे हैं, तो हम अज्यूम यही करते हैं कि ओनली टू मार्केट्स एग्जिस्ट in this world. One is the US and other is the non-US, or you can say it is rest of the world. डिमांड सप्लाई है मोटर बाइक की, उसके अंदर हमने जो देखे सबसे ऊपर लाइन जो है वो एक उसको डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है कि डिमांड फंक्शन इज़ ए माइनस बी पी एंड दिस इज़ 9000 माइनस 25p, और उसके नीचे जो दिया हुआ क्वांटिटी सप्लाई स्टार्ट विद माइनस 10,000 प्लस 25p। तो इसमें आप देख लें कि दोनों का स्लोप सेम है, एक का पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो दूसरों का बिल्कुल सेम है। और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो लिखा हुआ है इन्होंने कि 10,000, इट मीन्स कि फिक्स्ड कॉस्ट जब तक ये मीट नहीं होगी उस वक्त तक कोई भी जो है वो सप्लाई नहीं करेगा। तो इस वजह से ये जो है क्या कहते हैं माइनस 10,000 जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसको थोड़ा सा जो है वो पी के लिए सॉल्व कर दिया है और इसको क्यू के लिए जो है वो सॉल्व कर दिया इसके ऊपर। ये जो है लाइन है डिमांड कर्व है नेगेटिवली स्लोप एंड दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज पॉजिटिवली स्लोप। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे इसके ऊपर आते हैं कि ये अब हम क्या है मार्केट ऑफ मोटर बाइक डिमांड सप्लाई इन दी यूएस। अच्छा, अब आप देखें कि जनाब कि ये सप्लाई है, बिल्कुल वही एग्जांपल है, और ये जो है क्या कहते हैं आपकी डिमांड है। और इसमें से एक एरिया है सी एंड द अदर इज एच। तो सी जो है वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है, एरिया अंडर द डिमांड कर्व बट ओवर द प्राइस लाइन और द इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन, दिस इज ऑल कंज्यूमर सरप्लस। क्यों? फॉर एग्जांपल देखें, जब हमारी जो 2000 जो है वो आपकी प्राइस है, हमने कहा कि नहीं जनाब अगर ये यहाँ 3000 होती तो कुछ ना कुछ तो इसकी डिमांड होती ना, 40 नहीं होती, 40,000 नहीं होती तो 10,000 होती। लेकिन इसका मतलब है कि 10,000 लोग तो मौजूद हैं जो कि 3000 पे भी ख़रीदने के लिए तैयार थे, लेकिन अब उनको कितना देना पड़ रहा है, बजाय 3000 के 2000 उनको देना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उनका एक देने को तैयार हैं वो लोग 3000, लेकिन प्राइस मार्केट में है 2,000 रुपये, तो जाहिर बात है ये उनका सरप्लस हो गया। इसलिए कि वो जो प्राइस they are willing to pay is 3,000, but sorry, their ability to pay is 3,000 but they are paying only 2,000. It means that they have some surplus over there. Similarly, in case of supply, area under the price line or equilibrium price line and over the supply curve, this is the all area, it's called supply. And I would say again, for example, below the 2,000 there is a point where price may be 1,000, and there are some producers or maybe one or two producers, they are agree to supply not 40,000 but maybe 20,000 or 15,000. They can supply on 1,000 price, but now they are selling their product at 2,000, राइट। और जब वो 2000 के अंदर जो है उनको प्राइस मिल रही है, जबकि वो 1000 में भी सप्लाई करने को तैयार थे, तो इट मीन्स उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस। यहाँ पर जो बेनिफिट कंज्यूमर को मिल रहा है दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट इज कंज्यूमर सरप्लस एंड दिस इज प्रोड्यूसर सरप्लस। अब देखिए इसके अंदर ये इक्वेशन थी जो हमने इससे पहले देखी थी, यहाँ पर ये 9000 है माइनस 25 है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें इस तरह से कि ये मैं अभी इसको देख रहा था कि कहाँ गया, यस, ये आपकी इक्वेशन थी। क्वांटिटी डिमांड वाज 90,000 माइनस 25p, क्वांटिटी सप्लाई वाज माइनस 10,000 प्लस 25, एंड एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्वली क्यू डी, सॉरी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई।
ठीक है, इक्विलिब्रियम के ऊपर यही होगा। अब यहाँ पर क्या था, डिमांड क्या है, 90,000 माइनस 25 पी इज इक्वल टू, दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक अलजेब्रा, एंड वी सॉल्व दिस फॉर पी, एंड दिस 50 पी 25 पी जो है वो यहाँ पर आ गया, 50 पी हो गया, 9,000 प्लस 10,000 विल बी इक्वल टू 100,000 and if we divide this 50 to this 100,000, the answer will be 2,000, right? ये आप लोगों ने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई मैंने आपको बता दिया किस तरह से ये होगा इसके बराबर, राइट? तो मेरा ख्याल आपके समझ में आ गया होगा ये। एंड नाउ बैक टू आवर जी, तो ये हमने इसको सॉल्व किया, तो देख लें यहाँ पर भी जो है इक्विलिब्रियम प्राइस जो आ रही है वो 20 आ रही है। अगर मैं इसको वहाँ पर सॉल्व करता तो जाहिर बात है कि प्राइस के लिए तो ये 40,000 जो है वो आ रहा होता है। ये आप लोग खुद ही सॉल्व करके देख लीजिएगा, जाहिर बात है कि यही होगा। और एंड आई एम श्योर कि आप लोग की मैथमेटिक्स जो होगी यकीनी तौर पर कम से कम मुझसे तो बेहतर ही होगी, बिकॉज कि आप लोग अभी जाहिर बात है कि पढ़ के आ रहे हैं उसको। टू नेशनल मार्केट्स एंड ओपनिंग ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब अच्छा, इसमें देखें इस वक्त क्या है, ये डोमेस्टिक मार्केट, ये एक ही मार्केट है, इसके अंदर कहीं आपको जो है ना दो डिफरेंट मार्केट नज़र नहीं आ रही कि नहीं जनाब कि एक मार्केट वो है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है और एक मार्केट वो है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रही है। तो जाहिर बात है कंपैरिजन हम इसको बाद में देखेंगे। नाउ कम टू आवर पॉइंट, टू नेशनल मार्केट्स एंड द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, ठीक है। ओपनिंग, अगर हमने गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है जनाब ये मोटर बाइक को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की इजाज़त है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब मसला यह है कि जनाब के क्या अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूएस मार्केट है जहाँ पर 2000 जो है उसकी मोटर बाइक की प्राइस है और 40,000 जो है इसकी टोटल डिमांड है और टोटल सप्लाई भी यही है। अब मसला यह है कि अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है ट्रेड की तो इट मीन्स कि ये एक्सपोर्ट भी हो सकती है और साथ साथ इम्पोर्ट भी हो सकती है। एक्सपोर्ट कब होगी? एक्सपोर्ट की जाहिर बात है एक ही सूरत हाल है कि जब आर्बिट्रेज पॉसिबल है। व्हाट इज़ आर्बिट्रेज? जैसे मैंने कहा था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो इससे पहले हमने मोनोपोली के अंदर पढ़ी थी, ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी होता है। अगर तो यूएस के जो सप्लायर हैं वो यूएस के अंदर 2000 की मोटर बाइक बेच रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर प्राइस अगर 2000 से ज़्यादा है फिर तो ये एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस 2000 है और यूएस की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी 2000 है, तो जाहिर बात है फिर इसका मतलब है कि ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। दे विल नॉट गोना ट्रेड ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फॉर फ्री ट्रेड, यू कैन एक्सपोर्ट और आइदर यू कैन इम्पोर्ट। कि जनाब बाहर भी इतने की है, यहाँ पर भी इतने की है। अब आपके पास सिंपल एक ही चीज़ रह जाती है कि नहीं जनाब कि अगर कोई क्वालिटी कॉन्शियस है या कोई एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहता है, या जिसके अंदर जैसे आज तक है, जैसे लोगों को आजकल बेवकूफ़ बनाया जाता है कि नहीं जनाब ब्रांड लॉयल्टी ये अला बला जो कुछ भी है सारा उसकी बेस के ऊपर जो है क्या कहते हैं आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, और अगर हम ये अज्यूम करें कि नहीं जनाब प्रोडक्ट होमोजीनस है, उसके अंदर किसी किस्म की जो है वो जो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो फिर ट्रेड की परमिशन होने के बावजूद भी कोई ट्रेड नहीं होगी। लेकिन अगर केस दूसरा है कि जनाब के 2000 से इंटरनेशनल प्राइस 2000 से कम है, फिर क्या होगा? तो फिर तो जाहिर बात है कि फिर क्या होगा, अब जो बाहर में जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यार, फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ तो ये $1500 की बिक रही है, अमेरिका के अंदर ये $2000 की है, तो जाहिर बात है फिर वो एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे और अमेरिका उसको इंपोर्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। ताकि उस वक्त तक जब तक के प्राइस जो है वो दोनों मार्केट्स के अंदर बराबर नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है ये ट्रेड होती रहेगी, ठीक है। और जाहिर बात है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड आर्बिट्रेज। फ्री ट्रेड इक्विलिब्रियम क्या है? इंटरनेशनल एज इंटरनेशनल ट्रेड इन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मोटर बाइक, एंड इन आवर एग्जांपल मोटर बाइक्स को ही जो हमने लिया डेवलप बिटवीन द टू कंट्रीज, इट्स इफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस इन इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जाहिर बात है कि इक्विलिब्रियम प्राइस अब अस्सलाम इफेक्ट वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। जी 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 पूछिए।
सर इट मीन्स के आर्बिट्रेज एक ऐसी कंडीशन होगी कि जिसके अंदर सिर्फ तभी अलाउटमेंट होगी ट्रेड की कि जब वो जो भी आप कमोडिटी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा हो एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक मार्केट, जिस भी कंट्री का आप मतलब जी एनालाइज कर रहे हो, जैसे हम यूएस की बात करें। जी जी हाँ, आप उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज समझ लें। ये नहीं कहा है कि उस वक्त ही अलाउ होगी, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन किस वक्त एक्सपोर्ट होगी? जाहिर बात है जब फायदा कहीं ज्यादा हो रहा होगा जब ही होगी। ठीक है, गवर्नमेंट अगर अलाउ भी करती है ट्रेड को, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड उसी वक्त ही होगी जब ये प्राइस डिफरेंस होगा। अगर प्राइस डिफरेंस नहीं है तो गवर्नमेंट ने अगर से परमिशन दी हुई है, लेकिन जाहिर बात है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस जो है मटेरियलाइज नहीं हो नहीं सकेगी। राइट, करेगी। जी जी ठीक है। अब जी इसमें सर, जैसे थैंक यू लिखा सर। हुआ, ओके, इफ देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अदर फ्रैक्शन फ्री ट्रेड रिजल्ट इन द न्यू कंट्रीज हैविंग द सेम प्राइस फॉर द मोटर बाइक्स। ये जो हो गया डिमांड फॉर इंपोर्ट्स एंड सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट, ये जाहिर बात है सारी चीजें होंगी इसके ऊपर, और ये मैं आपको कर देता हूँ, बस सिर्फ बता दूं इसको। जो फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर इंपोर्ट्स क्या होगी? इज द एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स विद इन द यूएस नेशनल मार्केट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट इज द एक्सेस सप्लाई ऑफ अ गुड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दो ही हैं, यूएस है एंड रेस्ट ऑफ द यूएस है। अब आ जाते हैं जनाब, ये है चीज इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन प्रोडक्शन। ये इसको थोड़ा सा जरा आप फोकस करके समझिएगा। आपके एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर जो ग्राफ दिया हुआ है, ए द यूएस मोबाइल मोटर बाइक मार्केट, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्राइस दिया हुआ है 2000, और बी है और हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्वांटिटी दी हुई है, डिमांड सप्लाई दोनों की। बी है एक इंटरनेशनल मार्केट, यहाँ पर जनाब क्या कहते हैं कि ये इसमें भी यही है कि और सी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोटर बाइक मार्केट। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। एक इंटरनेशनल मार्केट इंटरमीडिएट मार्केट है कि जहाँ पर जाहिर है कि यहाँ से एक्सपोर्ट होती है पर यहाँ से इंपोर्ट होती है। ठीक है, ये इंपोर्ट करता है, इसी तरह से ये एक्सपोर्ट करके यहाँ भेजेगा और यहाँ से ये जो है ये इंपोर्ट करेगा। हो क्या रहा है, यूएस की डोमेस्टिक मार्केट में कितनी प्राइस है? 2000, राइट, 2000 है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कितनी प्राइस है? 1000। इसका क्या मतलब है कि अगर ट्रेड ओपन होगी तो क्या होगा? जाहिर है कि ये जनाब यहाँ से चीज उठेगी और यहाँ पर आएगी, इसलिए कि यहाँ पर ज्यादा प्राइसेस है। जब इसकी जो है क्या कहते हैं सप्लाई बढ़ेगी तो लाजमी तौर पर क्या होगा? प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये सप्लाई कर्व है, ये कर्सर नजर आ रहा है आप लोगों को साथ साथ स्क्रीन पे जो मैं हिला रहा हूँ? यस सर। ओके, देखिए जैसे ये सप्लाई कर्व है, अगर मैंने कहा प्राइस के अलावा जैसे सप्लाई जो है इंपोर्ट की बढ़ेगी, ये सप्लाई कर्व आ गया, तो इसको कहाँ कट कर रहा है? इस पॉइंट के ऊपर। अगर पैरेलल शिफ्टिंग हो रही है तो इसका मतलब प्राइस ही हो गई। ठीक है, फिर इसी तरह से सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट हो रहा है इस तरह से करके, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो जिस जिस तरह से सप्लाई बढ़ रही है लेकिन डिमांड सेम है, तो उसकी वजह से ये जो है सप्लाई हो रही है। अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट है। अच्छा, अब दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट तो जाहिर बात है एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, ये सर्विस प्रोवाइड है कि दिस इज ओनली अ मार्केट। हम आ जाते हैं जनाब के वहाँ जहाँ एक्सपोर्टर्स हैं। एक्सपोर्टर्स के ऊपर ये है कि जनाब गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल अगर इनको एक्सपोर्ट, अभी यहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं थी, तो फिर क्या सूरत हाल थी कि जनाब 700 यूएस डॉलर के अंदर वहाँ बाइक बिक रही थी। अब इनको भी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी कि जनाब आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट की भी इजाज़त है और इंपोर्ट की भी इजाज़त है, यहाँ पर भी इजाज़त है। लेकिन जाहिर बात है कि यहाँ क्योंकि इंटरनेशनल, यहाँ की मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट से, तो यहाँ क्या होगा? इंपोर्ट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में 700 प्राइस है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 1000 प्राइस है, तो जाहिर बात है कि इस डोमेस्टिक मार्केट से निकल के ये इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करेगा। समझ में आ गई सबको बात? ये यस सर। सर ओके, यहाँ पे एक नेशन है, एक तो यूएस नेशन है और एक इंटरनेशनल मार्केट है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो सर यहाँ पे मतलब 3 नेशंस की हम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे 3 नेशंस नहीं है। ये जो इसमें है ना इंटरनेशनल मार्केट, ये समझे क्या कि रेफरेंस मार्केट है सिर्फ ये, जिसके ज़रिए से आपको पता लग रहा है कि जनाब के इंटरनेशनल मार्केट के ये प्राइस जो है वो किस तरह से है। ये एक रेफरेंस मार्केट, दिस इज नॉट द थर्ड मार्केट, राइट।
मार्केट्स आपकी जो है असल में यही दो हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से उठ के आ रही है, यहाँ से आ रही है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान को जो है इस साल गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी है, तो फिर हमने क्या कहा कि नहीं जनाब, पाकिस्तान के अंदर प्राइस कम है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस ज़्यादा है। लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट कहाँ एग्जिस्ट करती है? इसके लिए कि हमने तो तकरीबन 10 ममालिक हैं, सोर्सेज हैं जहाँ से हम जो है इसको इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और डायरेक्ट उसी मुल्क से आ रहा है। अगर हमने रशिया से किया है तो हमने ये नहीं कहा कि रशियन मार्केट के अंदर ये प्राइस थी। हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया तो हमने ये नहीं कहा कि बल्कि कि अमेरिका के अंदर ये प्राइस थी, बल्कि हमने कहा है कि ये इंटरनेशनल प्राइस है। इसलिए कि रशिया जो चीज़ बेचेगा पाकिस्तान को, वो रशियन मार्केट पे प्राइस पे नहीं बेचेगा, बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो उसके ऊपर बेच रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक हाइपोथेटिकल एक रेफरेंस मार्केट है सिर्फ ये। ठीक है, जो कि ये रेफरेंस प्राइस बता रहा होता है कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट होगी या इंपोर्ट होगी। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, चले ठीक है जनाब, हमने कह दिया कि जनाब की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस 1000 है। यहाँ पर प्राइस जो थी, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं ये जापान है, एक थोड़ा सा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं जापान है। जापान के अंदर जो मोटर बाइक बन रही है और उसको अगर वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड अगर अलाउ नहीं है तो वहाँ प्राइस कितनी है? 700 है, 700। और अमेरिका के अंदर अगर ये ट्रेड अलाउ नहीं है तो वहाँ पर है 2000। अब ये है कि जनाब ट्रेड अलाउ हो गई, राइट। जब ट्रेड अलाउ हो गई तो इसका मतलब ये है कि जनाब के यूएस मार्केट के अंदर तो इंपोर्ट होगी, लेकिन ये वाला क्या करेगा? ये वाला एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है इसके ऊपर कि जनाब ये कितना एक्सपोर्ट करेगा और ये कितना इंपोर्ट करेगा। ठीक है, ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक ये आर्बिट्रेज खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ पूरी दुनिया के अंदर मार्केट प्राइस बराबर नहीं हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जनाब ये 700 है, यहाँ पर जो है 1000 इसकी प्राइस है। अब क्या कर रहा है ये कि इसने एक्सपोर्ट करना शुरू की। ठीक है, ये 1000 के ऊपर 700 है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट 1000 है, ये प्राइस आ रही है। इस प्राइस के ऊपर पहले तो ये 700 के ऊपर तो 50 सप्लाई कर रहा था, 50,000। लेकिन जब ये प्राइस बढ़ गई है 1000 हो गई तो ये 75,000 जो है वो कर रहा होगा। 75,000 जो इसकी प्रोडक्शन है और 1000 जो है अगर इसकी प्राइस है 1000 के ऊपर, ये सप्लाई है 75,000 और 25,000 जो है डोमेस्टिक डिमांड है, ये रह गई है 50,000 एक्सेस इसकी सप्लाई है यहाँ पर इस मार्केट जापान की मार्केट में। ये कहाँ जाएगी? ये यहाँ पर यूएस में आएगी। जब यूएस के अंदर एक्स्ट्रा 50,000 जब आएगी तो फिर ये सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। और प्राइस उस वक्त तक गिरते रहेंगे कि जब तक कि ये 1000 नहीं हो जाएगा। इसलिए कि 1000 से नीचे तो जाहिर बात है जा ही नहीं सकता, फिर उसको कोई इसके नीचे सप्लाई या इसको कोई इस 1000 से नीचे एक्सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस है या जो रेफरेंस प्राइस है इंटरनेशनल या वर्ल्ड प्राइस, वो 1000 है। जब 1000 से नीचे है तो जाहिर बात है उसको सप्लाई नहीं करेगा वो। ठीक है ना, वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही रहेगा, वहीं पर ही जो है उसको उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अब नई सिचुएशन ये है कि जनाब 1000 के ऊपर इसकी 75,000 इसकी प्रोडक्शन है और यहाँ पर 50,000 प्रोडक्शन है। ठीक है, 15,000 प्लस 75,000 कितना हो गया? ये 90,000 की प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के बढ़ने के बाद। जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं थी तो फिर कितनी थी? फिर हम कहते हैं कि जनाब कितनी थी? ये 40,000 यहाँ पर थी, 50,000 कितनी थी? ये यहाँ पे थी। ठीक है, 50 एंड 40 उस वक्त भी 90 थी। ठीक है, ये हो गया आपके उसके ऊपर के जनाब के आपकी प्रोडक्शन और पे दोनों पे जो है एक जगह बढ़ी है अगर, तो दूसरी जगह पर कम हो गई है। यहाँ 25 कम हुई है, यहाँ 25 जो है वो बढ़ गई है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर कि यहाँ पर जो है कंजम्पशन 50 से कम होकर 25 रह गई, यानी 25 कम हो गई। यहाँ पर कंजम्पशन जो कम हुई है वही चीज़ यहाँ पर बढ़ गई। अब कंजम्पशन जो है वो यहाँ पर पहले हो रही थी, अब यहाँ ज़्यादा हो रही है। लेकिन फ़ायदा किस तरह से हो रहा है? यहाँ पर जब ये 50,000 थी तो जनाब यहाँ प्राइस कम थी, प्रोड्यूसर को कम मिल रहा था। यहाँ पर अब क्या हो रहा था? अब चूंकि प्राइस जो है यहाँ पर कम हो गई है तो इसकी जो है क्या कहते हैं, जो ज़्यादा प्राइस के ऊपर नहीं खरीद रहे, बल्कि अब यहाँ पर लोगों के पास कम प्राइस के ऊपर चीज़ें भी जो है वो मौजूद है।
अच्छा जी, अब इसको देखें, थोड़ा सा इन्होंने एनालिसिस किया हुआ इसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ ट्रेड, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या हुआ है, प्राइस डाउन हो गई, क्वांटिटी सप्लाई जो डोमेस्टिक है वो भी डाउन हो गई, क्योंकि पहले 40 हो रही थी ना डोमेस्टिक सप्लाई, लेकिन अब कितनी रह गई है, 15 रह गई है, इसलिए कि ये तो इंपोर्ट हो रही है अब इस प्राइस के ऊपर तो, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई है, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम कहते हैं कि चले जापान के मार्केट, जापान की मार्केट के अंदर प्राइस क्या हुई है, अप हो गई, इंटरनेशनल प्राइस के बराबर आ गई। क्वांटिटी सप्लाई पहले 50 थी, वो भी बढ़ गई, 25 हो गई, और उसके बाद जो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई, यहाँ पर डाउन हो गई, इसलिए कि ज़ाहिर बात जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी, इसकी डिमांड जो है वहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी के, दिस इज, ये जो आपने ये जो सवाल किया हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये एक नाम लिखा करें भाई, हेलो वर्ल्ड क्या है यार ये। डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी इज import in US market and C is local market. Yes, C is local supply. C is local supply. ये जो आपने hello world ने जो पूछा है ये C is the local supply. This is not the local market. Local market is all market. This is the local demand और यही इसकी market है। ये local supply जो है वो 15C point के ऊपर है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, एक मिनट में ज़रा इसको देखता हूँ, बाद में मैंने इसको यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है ये ना, कोई फ़र्क नहीं इसके अंदर, राइट। अब हम बताते हैं आपको क्या था, देखें, जब ट्रेड नहीं थी, कंज्यूमर सरप्लस क्या था, सी था यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, जब यहां पर ट्रेड नहीं थी तो कंज्यूमर सरप्लस जो था, एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द प्राइस लाइन, जे के और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस था। यहां पर जो सी है ये सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस था। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था यहाँ पर, ए एंड ई। चले मैं पहले कंज्यूमर सरप्लस को देख लेता हूँ। ये है जनाब, जब ट्रेड नहीं थी तो ये कंज्यूमर सरप्लस था, अब ट्रेड हो रही है तो अब कंज्यूमर सरप्लस क्या है, एरिया अंडर द डिमांड कर्व। अब प्राइस ये है 1000, ये 2000 नहीं है, इसकी वजह से क्या हुआ, अब जो है एरिया ओवर द प्राइस लाइन कौन कौन सा है, बी, ये ए, ये भी बी, डी और ये सी पहले से मौजूद था। इसका मतलब है कि यहाँ कंज्यूमर सरप्लस है। क्या हुआ, कंज्यूमर को बेनिफिट हो गया यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, अब उनको वही चीज़ जो है कम प्राइस से मिलने के लिए वहाँ पे मिल रही है। जबकि इससे पहले क्या चीज़ मिल रही थी, ये इससे पहले ये आपको ज़्यादा प्राइस के अंदर मिल रही थी, यूएस मार्केट के अंदर ये चीज़ ज़्यादा प्राइस में थी, लेकिन अब कम प्राइस से मिल रही है, ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 2000 से जो ऊपर जो लोग थे, जो जो सरप्लस था, अब उनका सरप्लस बढ़ गया, इसलिए कि वो 2000 भी तो पहले दे रहे थे ना, लेकिन अब जनाब उनको यही चीज़ जो अवेलेबल है वो 1000 के अंदर है। तो जो सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस में जो ऐड हुआ है वो क्या हुआ है, ए, बी और डी, सी पहले से मौजूद था। अब कंज्यूमर सरप्लस टोटल कितना है, ए, बी, सी, डी, ये कंज्यूमर सरप्लस हो गया ट्रेड होने के बाद। समझ में आ गया ये, कहाँ है भाई सारे, समझ में आ गया आप लोगों के सारे ये कैसे यस कंज्यूमर, सर। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट मार्केट में क्या हुआ है। एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर ये हुआ कि पहले कंज्यूमर सरप्लस था सारा का सारा, ये के, जे और ये वाला ट्राइंगल था। अब हुआ ये है कि जनाब सप्लाई बढ़ने के बाद और प्राइस बढ़ने के बाद अब ये पॉइंट है, पहले तो 700 थी ना प्राइस लाइन, अब ये 700 प्राइस लाइन, इसका मतलब है कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल जो है ये अब कंज्यूमर सरप्लस के पास नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ कंज्यूमर सरप्लस को नुकसान हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ से खत्म हुआ है लेकिन यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। पहले यूएस मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर सरप्लस था वो क्या था, प्लीज रिपीट इट सर, प्लीज इसको रिपीट कर दिएगा सर। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट को ना, देखें Yes, पहले yes. जी देखें, ये पहले जो कंज्यूमर सरप्लस था ये ट्राइंगल था ना, एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड ओवर द प्राइस लाइन। जब ट्रेड नहीं थी तो फिर कितना था, ये 700 प्राइस लाइन थी, राइट।
तो ये पूरा जो ट्रायंगल था जिसके अंदर के और जे भी शामिल है और ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ये दो ट्रायंगल प्लस ये सारा Right. सारा कंज्यूमर सरप्लस था। लेकिन अब Right. क्या हुआ है कि प्राइस लाइन अब ये 1000 वाली है, तो इसका मतलब है कंज्यूमर सरप्लस अब थोड़ा सा रह गया है, ये बिल्कुल, कंज्यूमर yes. सरप्लस खत्म हो गया, ठीक है ना। ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर कंज्यूमर सरप्लस खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस का इजाफा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। सही, अच्छा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस के ऊपर। अच्छा, अब ये सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं इसको जो है ख़त्म करके दोबारा इसको फिर करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू।